लास्ट क्लास में हमने गैसीय अवस्था के बारे में देखा था, बॉयल नियम, चार्ल्स नियम और अवोगाद्रो नियम के बारे में डिस्कशन किया था और लास्ट में इन तीनों नियमों से आदर्श गैस समीकरण को व्युत्पन्न किया था। ठीक है, तो हमारा लास्ट में क्या आया था? PV = nRT। R क्या है? R है गैस स्थिरांक। R क्या है? गैस स्थिरांक। ठीक है, गैस स्थिरांक। और R हेडिंग डालना, R की इकाइयां या मात्रक, R के मात्रक, हेडिंग डालना R के मात्रक। ठीक है, R के मात्रक क्या क्या हो सकते हैं? मात्रक देखने के लिए मैं पहले थोड़ा सा देखते हैं मात्रक कैसे निकालेंगे और फिर डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा। देखो R निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? देखो R इक्वल टू क्या होगा? देखो PV/NT, यही है R इक्वल टू PV/NT। क्लियर? देखो R इक्वल टू P क्या है? दाब, ठीक है, और V क्या है? आयतन। N क्या है? एक संख्या है। N क्या है? एक संख्या है। तो नीचे क्या होता है? देखो N क्या है? मोल। मोल के, और देखो मोल है तो मोल, मोलों की संख्या। ठीक है, ये देखो लगाया गया दाब और गैस का आयतन और कितने मोल उपस्थित हैं और गुणा ताप, और ताप भी कौन सा? परम ताप, परम ताप। ठीक है, डायरेक्ट लिखूंगा, सीधा का सीधा आंसर लिखूंगा। तो R के मात्रक कितने क्या होंगे? R का पहला मात्रक, ठीक है, R का पहला मात्रक 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, यानी 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हैं ना, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। दूसरा है R इक्वल टू 0.0822। अब लीटर तो वही है और इसकी जगह एटीएम की जगह मैं क्या लूं? लीटर बार ले लूं, तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, तीसरा R को किस में लिखूं? पास्कल में लिखूं। किस में लिखूं? पास्कल में। तो लिखूंगा 0.0821 या 822 लीटर या गुणा 10³ पास्कल लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। चौथा R इक्वल टू 8.314। ठीक है, 8.314 जूल। ठीक है, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और इसे ही जब इसमें जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे, यानी R यानी गैस स्थिरांक के मात्रा को किसमें? कैलोरी में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? 8.314 कैलोरी में होगा 1.99 या 987 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। या किलो कैलोरी में दिखाना चाहो तो R इक्वल टू हो जाएगा 1. देखो इसको कभी कभार आप देखोगे 1.99 और कभी कभार अप्रोक्सीमेटली क्या लिखा जाता है? 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स भी लिखा जाता है। कभी कभार जैसे क्वेश्चन दिया होता है न्यूमेरिकल कि यहाँ गैस नियतांक 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है, कभी कभार क्वेश्चन में दिया होता है, यानी जो गणना है उसे आसान करने के लिए। तो R होगा 1.99 इंटू अप्रोक्सीमेट दिया इसका
या फिर लिख लो, कंफ्यूजन होगा। 87 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। केल्विन इनवर्स ये 5 या 6 तरीके हैं। अर्ग में डाइन में भी दिखा सकते हैं, अर्ग में इसे अर्ग में परिवर्तित किया जा सकता है जूल को, ठीक है, और डाइन में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही मेथड है, 5 ऊपर के 5 ही मेथड हैं जिनके जरिए आर के मात्रक को दिखाया जाता, आर के मान को दिखाया जाता है। क्लियर? ये सारे के सारे लिखोगे 6 या 5 लिख लो, बेटर रहेगा। कैलोरी को किलो कैलोरी में कन्वर्ट किया गया है, दैट इज वेरी इजी। क्लियर? ठीक है, इरेज करूं। यूनिट नंबर सेकंड है। देखो लास्ट क्लास में मैंने बॉयल नियम, चार्ल्स नियम और अवोगाद्रो नियम से आदर्श गैस समीकरण को क्या किया था, व्युत्पन्न किया था, यानी उसका व्युत्पन्न किया था। देखो बॉयल नियम क्या था, बॉयल नियम था V is proportional to 1/P, यही था बॉयल नियम। और जिसे मैंने कहा था Vp इक्वल टू K, ठीक है, और यानी V1 P1 इक्वल टू V2 P2 या P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखा था चार्ल्स, या इसे चार्ल्स गैलुसेक का नियम भी कहते हैं। चार्ल्स का नियम क्या था, V is proportional to T, V is proportional to T, यानी V अपॉन T बराबर K, और इसे क्या लिखा जा सकता है, V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। ऐसे कोई न्यूमेरिकल आए डायरेक्ट उससे निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से, इन दोनों समीकरणों की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद तीसरा था अवोगाद्रो। वो कहता है V is proportional to N, यानी समान ताप व दाब पर जब आयतन समान हो तो उस आयतन में गैसों के अणुओं या परमाणुओं की संख्या समान होती है। इसका मतलब यह है आयतन समान होने पर उसमें अणु परमाणुओं की संख्या ही मिलेगी। मैंने 2 एग्जांपल लिए थे, 2 डब्बे लिए थे। ये 2 डब्बे हैं जिनका आकार समान है, आयतन समान है। तो इसमें या तो बोलो समान अणुओं की संख्या डाली जाए, देखो, या फिर ऐसा मैंने कहा ऐसे बॉक्स हैं, ठीक है, दोनों समान हैं, ठीक है, और इनमें ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, पिस्टन, ठीक है, ये पिस्टन लगा हुआ है और समान आयतन है, ठीक है, साइज समान है। ये क्या है, पिस्टन, इसे A नाम देता हूं, इस चैम्बर को इसे B नाम देता हूं, ठीक है। इसमें अणुओं की संख्या समान रखी जाए। मैंने कहा इसमें गैस A है या B है, ऐसा समझो गैस A है व B है, इनमें अणुओं की संख्या समान रख। मैंने कहा N मोल डाले, इसमें कितने मोल डाले, N, और इसमें भी कितने मोल डाले, N। अब ये जो पिस्टन है ये क्या है, फ्रिक्शन लेस, यानी घर्षण रहित है, और इनमें वजन क्या है, नगण्य है, ठीक है। N मोल इसमें डाले और N मोल ही इसमें डाले, बराबर है। इन मोलों की संख्या क्या है, बराबर है। मोल क्या है, अवोगाद्रो संख्या, अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या को बताते हैं। यहाँ परमाणुओं की अणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। तो उस गैस के दाब से, उस गैस की उपस्थिति के दाब में पिस्टन ऊपर नीचे जाएगा, ऊपर नीचे जाएगा। समान मात्रा है, ताप और दाब भी स्थिर है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, इनका आयतन समान होगा। अब समान से मतलब यदि अणुओं का जो मोल है या संख्या वो कम है तो ये हो सकता है पिस्टन नीचे चला जाए, तो ये भी उसी आयतन में उसी तरह नीचे आएगा। यानी मैंने कहा समान संख्या है
समान संख्या है तो उनका आयतन भी क्या होगा, समान होगा। यदि मोल ज्यादा है, मोल क्या है, ज्यादा है, तो पिस्टन ऊपर जाएगा, यानी इसको क्या करेगा, इस पर दाब लगाएगा ऊपर की साइड, तो पिस्टन कैसा है, घर्षण रहेगा, ऊपर की साइड जाएगा। जब ऊपर की साइड जाएगा तो इनका आयतन क्या होगा, समान होगा, ये भी ऊपर की साइड जाएगा, आयतन समान होगा। आयतन समान, समान आयतन में गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है। V is proportional to n। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे फोकस कर रहा हूं मैं बार-बार। V is proportional to n। तो रखा, क्या रखा है, V is proportional to क्या रखा था, n T अपॉन P, ये रखा था। अब देखो यहां से जैसे समानुपाती स्थिरांक खत्म हुआ तो मेरे पास क्या आएगा, V इक्वल टू R NT अपॉन P। अब इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे PV इक्वल टू R NT या PV इक्वल टू NR T लिखा जा सकता है। यही तो था, यही था गैस, आदर्श गैस समीकरण। ठीक है, तो हेडिंग डाला गैसों का अणुगति सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हेडिंग डाला गैसों का अणुगति सिद्धांत। इंग्लिश में पता होना चाहिए जरूर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये क्या है, गैसियस, इसे इंग्लिश में गैसियस, तो ये क्या, गैसेस। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, या इसे समटाइम्स ऐसे बोलते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। सही वर्ड क्या है, सही, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये क्या बताता है, गैसों के व्यवहार की बात करता है। और इसे किसने दिया था, इसे बर्नौली ने दिया था। 11वीं क्लास में आपने फिजिक्स में बर्नौली का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। इसने गैसों के बारे में कुछ सिद्धांत दिए, इनके व्यवहार की कल्पना की, और उन कल्पनाओं को क्या कहते हैं, अभिग्रहित। क्या कहते हैं, अभिग्रहित, यानी कुछ पॉइंट, कुछ परिकल्पनाएं, अपनी अवधारणा में कुछ पॉइंट दिए, उन्हें अभिग्रहित कहते हैं। तो पॉइंट है, उन्हें अभिग्रहित कहते हैं। तो इस परिकल्पना में व्यवहार की व्याख्या की गैसों के, उसने कहा कि गैसें कैसी होती हैं, कोई कलर होता है, कैसा व्यवहार करते हैं, कैसी गति करते हैं गैसों के अणु, तो उनके बारे में व्याख्या की। उसने कहा कि जो गैसें हैं ना, गैसें हैं वो जिस पात्र में उपस्थित होती हैं उसका आयतन ग्रहण कर लेती हैं, और गैस हैं वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी होती हैं। मैंने क्या कहा, गैसें छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी होती हैं, और उन अणुओं का आयतन, मैंने क्या कहा, अणु का आयतन, गैस के एक अणु का आयतन संपूर्ण गैस के आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। क्या होता है, नगण्य होता है। मैंने कहा गैस के अणु का आयतन क्या होता है, संपूर्ण गैस की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। यदि एक गैस की बात करें, मैंने कहा ए गैस है, उस गैस का नाम क्या है, ए, जैसे ऑक्सीजन ले लो, Cl2 ले लो, है ना। उस गैस के सभी अणु, गैस के सभी अणु क्या होंगे, एक समान होंगे, और ये अन्य गैस से क्या होंगे, अलग होंगे। मैंने क्या कहा, ध्यान से, कोई गैस है, उस गैस के सभी अणु समान होते हैं, और वह दूसरी यानी अन्य गैस से क्या होते हैं, अलग होते हैं। और ये अणु क्या करते हैं,
इन्हें प्रत्यास्थ, इनकी टक्करों को प्रत्यास्थ माना गया है। क्या माना गया? इन्हें गोलाकार, इनकी टक्करों को प्रत्यास्थ, यानी ये लगातार किन्हीं किसी वेग से, यानी अलग अलग वेग से, ऐसा नहीं है सभी अणुओं का, सभी गैस के अणुओं का वेग समान हो, ये अलग अलग हो सकता है। तो गैस के अणु सभी संभव दिशाओं में गति कर सकते हैं। मैंने क्या कहा? गैस के अणु सभी संभव दिशाओं में गति कर सकते हैं जब ये अन्य अणु या पात्र की दीवार से टकराते हैं, तो टकराने के बाद सीधी रेखा में गमन करते हैं, सीधी रेखा में गमन करते हैं और किसी भी दिशा में गमन कर सकते हैं। टकराने के बाद चाहे दिशा कोई भी हो, सीधी रेखा में गमन करते हैं। और जब ये पात्र से टकराते हैं तो एक दाब उत्पन्न करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? गैसीय दाब। क्या कहते हैं? गैसीय दाब कहते हैं। ठीक है। इनके मध्य, गैस के अणुओं के मध्य कोई भी आकर्षण, गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगता। और पहले बता दिया कि इनके मध्य टक्करें कैसी होती हैं? प्रत्यास्थ होती हैं। टक्करें कैसी होती हैं? प्रत्यास्थ होती हैं। ठीक है। इनमें ना तो आकर्षण का बल होता है, ना ही इनके मध्य ना ही आकर्षण बल होता है, ना ही प्रतिकर्षण बल होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल पर या गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव पड़ता है? प्रभाव नहीं पड़ता। गुरुत्वाकर्षण बल का गैसों की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और लास्ट पॉइंट, इनकी गतिज ऊर्जा, सभी की गतिज ऊर्जा समान होती। मान लो 100 अणु है, हो सकता है 2 अणुओं की ऊर्जा समान हो, लेकिन सारे के सारे अणुओं की ऊर्जा समान नहीं होती। इसलिए अणुओं की ऊर्जा के लिए औसत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। और गति के लिए, जैसे गति अलग अलग थी, ऐसे ही ऊर्जा अलग अलग है, तो गति के लिए औसत गति का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो लिखना हेडिंग डालिए, गैसों का अणुगतिक सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। लिखना गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के, गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के, अणुगतिक सिद्धांत के, गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के प्रमुख अभिग्रहित निम्न हैं। गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के प्रमुख अभिग्रहित, इंग्लिश में कहते हैं पोस्टुलेट्स। क्या कहते हैं? पोस्टुलेट्स। गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के प्रमुख अभिग्रहित निम्न हैं। निम्न है कौन कौन से हैं? 1 by 1 लिखेंगे। ठीक है। लिखो, प्रत्येक गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें अणु कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। जिन्हें अणु कहते हैं। दूसरा लिखना, किसी एक गैस के समस्त अणु, किसी एक गैस के समस्त अणु एक समान होते हैं। एक दूसरे समान होने से मतलब क्या? एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। किसी गैस के समस्त अणु एक समान होते हैं, लेकिन ये अन्य गैसों के अणुओं से, अन्य गैसों के अणुओं से भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं। गैस के अणु का आयतन, गैस के अणु का आयतन, गैस के अणु का आयतन, गैस के कुल आयतन की तुलना में,
गैस के अणु का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य माना गया है। गैस के अणु नेक्स्ट पॉइंट, गैस के अणु लगातार हर संभव दिशा में गति करते रहते हैं। हर संभव दिशा में गति करते रहते हैं। नेक्स्ट लिखना गैस के अणु जब पात्र की दीवार पर गैस के अणु जब पात्र की दीवार से टकराते हैं, तो पात्र की दीवारें बल का अनुभव करती हैं। इसे ही गैसीय दाब कहते हैं। नेक्स्ट लिखना गैस के अणुओं में परस्पर तथा गैस के अणुओं तथा गैस के अणुओं व दीवार, पात्र की दीवार, गैस के अणुओं तथा गैस के अणु व पात्र की दीवार के मध्य, दोबारा बोलो, गैस के अणुओं के मध्य परस्पर तथा गैस के अणु तथा पात्र की दीवारों के मध्य टक्करें, पात्र की दीवारों के अणु तथा पात्र की दीवारों के मध्य टक्करें प्रत्यास्थ होती हैं। प्रत्यास्थ होने से मतलब क्या है? टकराने के बाद और टकराने से पहले। प्रत्यास्थ होने से मतलब क्या है? टकराने से पहले और बाद में ना तो अणु उस पात्र से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, ना ही पात्र को ऊर्जा देते हैं। इस प्रत्यास्थ का मतलब यह है, ना तो पात्र की दीवार को ऊर्जा देते हैं, ना ही पात्र की दीवार से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। प्रत्यास्थ का मतलब क्या है? क्लियर? तो नेक्स्ट लिखना प्रत्यास्थ होती है, टक्करें प्रत्यास्थ होती हैं। नेक्स्ट लिखना गैस अणुओं के मध्य कोई आकर्षण व प्रतिकर्षण, गैस अणुओं के मध्य कोई आकर्षण व प्रतिकर्षण नहीं होता। और
आकर्षण और प्रतिकर्षण नहीं होता, और इनकी गति पर गुरुत्वाकर्षण बल, इनकी गति पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सभी या समस्त अणुओं के वेग व ऊर्जा, समस्त अणुओं के वेग तथा ऊर्जा समान नहीं होते, इसलिए अणुओं के वेग व ऊर्जा को औसत ऊर्जा, अणुओं के वेग तथा ऊर्जा को औसत, पहले वेग लिखो, औसत वेग व औसत ऊर्जा से प्रदर्शित किया जाता है, औसत वेग तथा औसत ऊर्जा से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो अब हेडिंग डाला, अणुगति सिद्धांत का व्युत्पन्न, हेडिंग डाला, गैसों के अणुगति सिद्धांत का व्युत्पन्न, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना। डेरिवेशन क्या है, वैसे तो पूरा डिटेल में है ना, लेकिन थोड़ा सा आइडिया देता हूं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वैसे तो, है ना। कम से कम समझने में और डेरिवेशन निकालने में कम से कम 15 मिनट तो चाहिए इसके लिए, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मान लो कोई बॉक्स है जिसमें गैस भरी हुई है, ठीक है, और इस मान लो एक गैस है, एक गैस के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। ये गैस इधर जा रही है, ठीक है, मान लो यह गैस v वेग से गति कर रही है, तो टक्कर से पहले, यानी इस दीवार इधर जा रही है तो ये दीवार से टकराएगी इससे, तो टक्कर से पहले इसका जो संवेग है, मोमेंटम है, वो क्या होता है, mv, ठीक है। और टकराने के बाद मैंने कहा ऊर्जा का क्या, ऊर्जा प्रत्यास्थ चक्र है, ना तो ऊर्जा ग्रहण करने, ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ना तो पात्र को ऊर्जा देती है, ना ही पात्र से ऊर्जा लेती है, प्रत्यास्थ चक्र है। तो इसका टक्कर के बाद भी संवेग क्या होगा, mv होगा। अब ये तो एक दिशा की बात थी, क्या बात थी, एक दिशा की। मैं कहता हूं यदि ये x एक्सिस है, x अक्ष है, तो एक y अक्ष होगा और एक z अक्ष होगा, तीनों अक्षों पर इसका संवेग देखेंगे, फिर कितने अणु होंगे उनकी कुल संवेग की बात की जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम देखेंगे, पर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अणुगति सिद्धांत का डेरिवेशन क्या होता है। पहले तो हम एक दिशा के लिए रिजल्ट निकालेंगे, फिर उसे 3 दिशाओं के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि दिशाएं अक्ष कितने हैं, 3। अब ये मत कहना सर x है तो -x भी है ना। मैं बात करूं पर एक्सिस तो 3 ही होते हैं,
तो तीनों एक्सिस पर हम अनुगति सिद्धांत का व्युत्पन्न ज्ञात करेंगे। पहले तो एक अक्ष पर, फिर तीनों अक्ष पर व्युत्पन्न ज्ञात करेंगे। तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। गैसों के अनुगति सिद्धांत का व्युत्पन्न हेडिंग डाल लेना और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।